अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। सैलाब से बड़ी तबाही आ चुकी है और अब तक के जो मैं कुछ फिगर्स देख रही थी वो इंतहाई परेशान कुन है। 116 ज़िले हैं जो मुतासर हुए मजमूई तौर पर पाकिस्तान में, और जो अमवात हैं वो तकरीबन 937 अभी तक बताई जा रही हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि 20 लाख एकड़ पर जो फसलें हैं वो ज़ाया होने का खदशा है, और इसी तरह से 2 लाख से ज़्यादा घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं और 4,52,000 के करीब जो घर हैं वो मुतासर हुए हैं जुज़वी तौर पर। इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है वो उसके अलावा है, जिसमें रोड्स शामिल हैं, स्कूल शामिल हैं, ब्रिज, फ्लाईओवर्स, अंडरपासेस, वो सब अलहदा है, और जितने भी और बिल्डिंग्स हैं, सरकारी इमारत हैं, उसकी जो तबाही हुई है वो सब अलहदा है। और माल मवेशी जो बह गया है इस सारे सैलाब में तिनकों की तरह, उसका दुख दर्द कोई उनसे पूछे जो खुद तो बच रहे हैं लेकिन साथ साथ कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह अपनी जमा पूंजी को भी बचा लें। लेकिन सूरत हाल इंतहाई गंभीर है, और ऐसी गंभीर सूरत हाल में भी जो हमारे सियासतदान हैं वो एक दूसरे पर तंज के निश्तर चलाने से बाज नहीं आ रहे। बज़ाहिर एक दूसरे को आकर कहते हैं कि आइए मिलकर सैलाब ज़दगान की मदद करें, लेकिन हकीकत हाल कुछ और दिखाई देती है, क्योंकि ना सिर्फ ये कि इस मौके पर भी सियासत की जाती है, एक दूसरे पर वार करने की कोशिश की जाती है, बल्कि इसके साथ साथ कोई मौका एक दूसरे को ह्यूमिलिएट करने का भी हाथ से जाने नहीं देते। हुकूमत इस वक्त अपोजिशन पर यह तनकीद कर रही है कि वो ऐसे माहौल में जल्द से जुलूस कर रही है, जबकि उसे सैलाब ज़दगान की मदद करनी चाहिए। और अपोजिशन ये कह रही है कि हुकूमत की वजह से ही ये सारी सूरत हाल है, क्योंकि इन लोगों की साल हर साल की नाकामियाँ जिसकी वजह से लोग इस हाल तक पहुँचे हैं। बहरहाल IMF का जो मामला है वो भी बड़ा संगीन है, जो कि बिल्कुल मुआहदे के करीब था, लेकिन वहाँ पर PTI की जानिब से ये कहा गया है कि सरप्लस जो बजट है सूबों का वो हरगिज़ वफाक को नहीं दिया जाएगा, जिसकी वजह से इस पर भी अब बात की जा रही है कि क्या ऐसा करने से IMF का जो तय होने के करीब एग्रीमेंट है उस पर कोई ज़द पहुँचेगी। इन तमाम बातों पर गुफ्तगू करेंगे आज के प्रोग्राम में। आप सबको मैं खुशामदीद देती हूँ। इमरान साहब, सैलाब पर सियासत कौन कर रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना देखें, सैलाब जो है ना, इस पे मैं तो ये कहता हूँ कि बड़ी हालत ख़राब है, मुश्किल है। आपने बड़ी चीज़ें बताई भी हैं, लेकिन इन मुश्किल हालात में भी एक चीज़ जो थोड़ी सी मुस्बत नज़र आ रही है वो ये है कि शायद इसी मुसीबत ने, अल्लाह ने फिर एक मौका दिया इस कौम को कि वो सियासी तकसीम का शिकार जो कौम है वो मुत्तहिद हो जाए, और वो किसी तरह से भी अपनी तकसीम को ख़त्म करके एक कॉज पे इकट्ठे होकर इस पे काम शुरू कर दें। लेकिन इस पे मैं फिर ये कहूँगा कि हमारी सियासी रहनुमाओं को भी चाहिए कि वो भी अब हम सब को एक कौम बनने का मौका दें। वो अगर आप बात करें, देखें, मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो या तहरीक इंसाफ हो, सियासी एक्टिविटीज़ वाकई ही इस वक्त का तकाजा ये है कि वो मुअत्तल कर दी जाए। इलेक्शन होते रहेंगे, आप शौक़ से दोबारा वज़ीर आज़म बने, सियासी जलसे भी होते रहेंगे, लेकिन इस वक्त ये वाकई वक्त ये नहीं है। आपको चाहिए कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के, सब, हुकूमत भी, अपोजिशन भी, तमाम सियासी लोग ये लग जाएं, और जो वहाँ पे अपना माल मवेशी खो चुके हैं। देखें, एक गरीब आदमी जो किसी गांव में रहता है, उसके लिए सिर्फ ये नहीं होता कि उसकी बकरी मर गई, उसकी भैंस मर गई, उसका घोड़ा मर गया, उसका रोज़गार भी ख़त्म हो जाता है, उसका सारा मामला उसी से चल रहा होता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, सियासी इख्तलाफात को बुला के इस वक्त वाकई इन सियासतदानों पे ये जिम्मेदारी आई होती है। ये बातें तो सभी कर रहे हैं, लोग खुद भी कर रहे हैं, मजे की बात ये, लेकिन इस पे लेकिन कर नहीं ना रहे, अमल नहीं कर रहे। इमरान खान साहब जो हैं वो, उनको जलसों से फुर्सत नहीं मिल रही, और मामला ये है कि हुकूमत जो है, फिर मैं ये कहूँगा कि बतौर वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब को ये चाहिए कि वो बाकायदा एक फ़ोन कॉल कर लें इमरान खान को। क्या फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा ना कि इमरान खान साहब वो कॉल रिसीव नहीं करेंगे, लेकिन आप ये तो कह सकेंगे कि मैंने तो कॉल की है उनसे बात करने के लिए, वो बात करने को तैयार नहीं है। नहीं तो भले कॉल ना भी करें, लेकिन कुछ मुकदमात उनके वापस ले लें या पाबंदी हटवा दें। वो करने जा रहे हैं टेलीथॉन। मेरी गुजारिश सुने, बात ये है कि पाबंदी, ये मुकदमात, ये तो जो है ना मामला, मैं कहता हूँ इसको गुडविल जेस्चर हो जाएगा ना, वो कहेंगे कि हाँ भाई देखें, हमने तो सारी जो चीज़ें पसे पुश्त डाल दी, हमने कहा है कि नहीं जी ये टाइम नहीं है, आप जो है ये सैलाब ज़दगान की मदद करें। लेकिन दूसरी जाने वो भी ये कहेंगे जी हम इस वक्त सारी तहरीकें ख़त्म कर रहे हैं, हम सिर्फ वो करें। ये सारा दोनों तरफ से बात हो जाएगी। वो कहते हैं
धंधा है पर गंदा है। ये सारा इक़्तिदार का खेल है, ये इसी तरह चलेगा। हिलाली साहब, आपके ख्याल से कौन सियासत कर रहा है और कौन मुनाफकत कर रहा है? ऐसे नाजुक मौके पर भी एक दूसरे पर तनकीद और एक दूसरे पर वार करने की कोशिशें, आपके ख्याल से कौन कहाँ खड़ा है इस वक्त? देखिए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाए, ये इमोशनल होना मुनासिब है इस वक्त पे, हम सब इमोशनल हैं, मगर थोड़ा सा सोचिए कि मिसाल के तौर पे वो जो लोग आए हैं इस जलसे पे उसको सुनने के लिए, वो क्या कर सकते हैं? खुद क्या कर सकते हैं? उनको कुछ नहीं, वो कुछ नहीं कर सकते। हाँ, पैसे दे सकते हैं और जो उनको देना चाहिए और शायद वो दे भी रहे हैं। क्या और कर सकते हैं? क्या पानी में जाके बालमिशी को निकाल सकते हैं या जो लोग डूब रहे हैं उनको बचा सकते हैं? नहीं, उनके पास देखिए कोई ट्रेनिंग नहीं है, कुछ नहीं है। तो इस वक्त शुक्र है फाइनली ये सब मैटर्स जो हैं ये NDMEA के हाथ में है, फौज के हाथ में है, सूबा के एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में है, उन ऑर्गेनाइजेशंस जो जानते हैं ऐसी चीज़ें, चिपा और ईदी, उनके हाथ में है। तो ये सब ऑर्गेनाइजेशंस लगे हुए हैं और हर पॉलिटिकल पार्टीज उनको सपोर्ट कर रही है। ये कहना कि जलसा ये बताता है कि आपको कोई दिलचस्पी नहीं है जो हो रहा है, नो, बल्कि मैं समझता हूँ ये जलसा क्या एक और इंडिकेशन बता रहा है। ये जलसा बता रहा है कि 12 दिन में इलेक्शंस होने वाले हैं और ये इलेक्शंस हैं, दे एब्सोल्युटली वाइटल, ये की इलेक्शंस होने वाले हैं। इसलिए अगर चोरों को और भगोड़ों को बकौल जैसे ये कहते हैं इमरान खान, उनको निकालना हो पावर से, तो ये इलेक्शंस जो हैं ये की इलेक्शंस हैं, ये आपको बता देंगे क्या होने वाला है। तो मेरे ख्याल में ऐसा अगर हम इस किस्म का व्यू अगर लें तो फिर जलसा भी जस्टिफाइड है। जाहिर है यू हैव टू हैव यूनिटी और सब लोग चाहते हैं कि जो लोग सफ़र किए, हर आदमी हर पॉलिटिकल पार्टी में ये चाहता है कि जो सफ़र किए उनका वो सफरिंग कम हो, मगर साथ साथ इलेक्शंस और पॉलिटिकल प्रोसेसेस मूव्स ऑन। हिलाल साहब, ये भी बात हो रही है ना कि इतने पैसे जो जलसे पे लग रहे हैं वो भी दिए जा सकते हैं। मेरा सवाल ये है कि आपको पता है लाली साहब कि कितना खर्चा होता है एक जलसे पे? अब जलसा हजारों लाखों की गेम नहीं है, एक जलसे पे करोड़ों रुपए खर्च होते हैं और वही करोड़ों रुपया अगर उन गरीबों की मदद कर दी जाए, क्यों? कौन से करोड़ों? आपको क्या पता है कितने, आपको क्या पता है कितने वो जलसे पे खरीदते हैं? क्या आप उनसे पूछा है? क्या आपने देखा है वो देते हुए? माने कि इमरान खान तो गाड़ियां नहीं भेजता है ना, पैसे तो नहीं देता है आने के लिए। चले सर, आपको तो पता है ना, वो आप आते हैं अपने खर्चे पे, आप बता दें। यहाँ मुझे पता है अपने खर्चे पे आते हैं और सिर्फ अपने खर्चे पे आते हैं। हाँ जरूर, स्पीकर सिस्टम, यार अगर बात सुनना है तो सुनो। स्पीकर पे सिस्टम पे खर्चा होता है, कुर्सियों पे खर्चा होता है, मगर बहुत सारे लोग हैं जो पैसे देने, कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हैं और खुशी से देते हैं। अब आप कहते हैं वो सब पैसे जो है गरीबों को दें, हाँ, मगर फिर वो सब पैसे जो हम बैठे हुए हैं इधर वो भी गरीबों को जाना चाहिए। देखिए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना चाहिए। मैं कुछ और कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं पॉलिटिकल प्रोसेस कंटिन्यू करना। लेकिन इमरान साहब, एक मेरा भी सवाल है आपसे। ये आपकी बात मैंने भी जैसे हिलाल साहब के सामने ये बात रखी कि लोग ये कह रहे हैं कि चले मान लिया करोड़ों रुपए होते हैं और वो उधर जा सकते हैं, लेकिन आपको याद होगा कि पिछले 1-2 सालों में जब यही हुकूमत ऑपोजिशन में थी, उस वक्त कोरोना वबा अपने उरूज पर थी और तब ये लोग कह रहे थे कि भाई ये वबा फैलती है जब लोग जमा होते हैं तो आप जल्द से जुलूस मंसूख कर दें। तब ये लोग तैयार नहीं थे, ये कहते थे सबसे बड़ी बीमारी तो ये है। तब हजारों बात तब भी हो रही थी। आपको याद है इसी प्रोग्राम में यहीं बैठ के उस वक्त जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने लॉन्ग मार्च किया था, ट्रेन मार्च, तो हमने इस पे कितनी तनकीद की थी कि लोग कोरोना से मर रहे हैं और आप ट्रेन मार्च कर रहे हैं, लॉन्ग मार्च कर रहे हैं और लोग जितने इकट्ठे होंगे उससे उतनी ही बीमारी बढ़ेगी। हमने यहाँ उस वक्त भी तनकीद की थी। दूसरी बात यह कि 116 अजला में तो इस वक्त सैलाब आ गया। मुझे तो ये भी नहीं लगता कि अभी फौरी तौर पे इलेक्शन भी हो सके, क्योंकि जो हालत है मुझे नहीं लगता कि फौरी इलेक्शन हो सके। आप सिर्फ इस बात को, हो सकता है इलेक्शन ही हो सकता मुलतवी हो जाए। और एक ऐसी बात जो अभी तक कन्फर्म भी नहीं है, इन चीज़ों में सारा है, और वो आप सिर्फ जलसों जुलूसों में पैसे लगा दें, वो चाहे किसी के भी हैं। मैं कब कह रहा हूँ कि इमरान खान सब अपनी जेब से लगा रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई तो दे रहा है ना, पे वो पैसे खर्च कर रहा है ना, तो जो पैसे खर्च कर रहा है वो ही उस कॉज पे लगा दे। लोगों को इकट्ठा होना और साथ साथ मार्च करना जो डेंजर है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब जो है डेंजर वो
पानी का डेंजर है। जल से होल्ड करने से पानी का डेंजर बढ़ नहीं जाता। सिर्फ और एक पॉइंट आप कर सकते हैं कि अगर जो पैसे इस पे खर्च कर रहे हैं वो सब पैसे अगर डायरेक्ट हो जाते, चैनल हो जाते। भाई कुछ लोग हैं जो देना चाहते हैं पैसे, कुछ लोग हैं जो शायद ना दें, उनको अफसोस से मैं कहना चाहता हूं, खाने वाने के लिए वो पैसे इन लोग ना दें, डोनेट ही ना करें। वो कहते हैं नहीं हम जलसे के लिए करना चाहते हैं, इसलिए कि हम सियासतदान हैं, हमारे लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट इलेक्शन है। देखिए मैं सिर्फ एक और पॉइंट ऑफ व्यू आपको दे रहा हूं, आपको अच्छा नहीं लगता है, टू बैड। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्यों ये क्रिटिसिज्म हो रहा है। असली बात ये है कि ये एक एक पे इतनी क्रिटिसिज्म क्यों हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि आप देख रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि ये तो IMF का एग्रीमेंट तो सैबोटाज हो गया है। ये बैठ के कह रहा था शहबाज शरीफ, मैंने कभी देखा ही नहीं है, सुना ही नहीं है एक पार्टी इतनी गैर जिम्मेदारी स्टांस लें। This is the actual issue. So let's examine the actual issue. Actual issue ये है कि 100 बिलियन रुपया जो है, जो सेंटर ने देना था प्रोविंसेस को, वो 2 महीने से वो बार बार पूछ रहे हैं और वो उनको नहीं मिला। अब IMF ने कहा है हमें एक खत दो, जो तुम्हारा सरप्लस जो है तुम दोगे सेंटर को। वो कहते हैं कि हम कुछ नहीं दे सकते सेंटर को, सरप्लस तो है ही नहीं, बल्कि हमें चाहिए 100 मिलियन रुपया, और हम इनसे पूछ रहे हैं और ये दे नहीं रहे हैं, तो हम ये खत नहीं दे सकते। ओए होए, दैट डिजास्टर। माने हम सच कहना चाहते हैं, हमारे पास वो पैसे हैं ही नहीं देने के लिए, तो लोग कहते हैं नहीं झूठ। मुझे एक बड़ा अच्छा बिजनेसमैन मेरा दोस्त फोन करके कहता है यार 2 दिन के लिए झूठ नहीं बोल सकता, जब तक ये एग्रीमेंट हो जाए उसके पहले कह दो नहीं दे सका। मैंने कहा यार व्हाट काइंड ऑफ किस किस्म का दिमाग है हमारे लोगों को कि झूठ एट अ नेशनल लेवल बोलो, इसलिए कि जब एक दफे वो साइन कर दें IMF तो उसके बाद बेशक पैसे ना दो। गलत, वो IMF कहेगी तुमने झूठ बोला, तुम्हें पता था तुम्हारे पास नहीं है, सारी स्टेक पे होती है, राइट। वो समीना बात ये हिलाली कुछ भी कर सकते हैं समीना। हिलाली तो साहब मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूं कि ये क्यों इस किस्म का फ्रेम माइंडसेट, इस किस्म की चालाकी, डिसऑनेस्टी हम नेशनल लेवल पे होता है। और एक प्राइम मिनिस्टर कहता है काश के ये झूठ बोल सकते हैं। अच्छा हिलाली साहब, शुक्र है खुदा का कि ये झूठ नहीं बोला। हिलाली साहब, शुक्र है कि वो झूठ नहीं बोलेंगे और कहेंगे हमारे पास वो पैसे हैं जो हम तुम्हें दे सकते हैं। वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी। हिलाली साहब, ऐसे वादे मत करो। हिलाली साहब आपकी ये बात बड़ी अच्छी है, वाकई ही सच बोलना चाहिए, झूठ बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, डिसऑनेस्टी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो क्या ये डिसऑनेस्टी नहीं है कि अगर आपको एक पैसे किसी एक काम के लिए मिलते हैं, वो आप उस काम के लिए इस्तेमाल नहीं करते, तो आपको बाकी जो बच जाएं वो वापस करने चाहिए। अगर एक आपको वफाक किसी भी सूबे को पैसे देता है किसी एक काम के लिए और वो काम आपने नहीं किया, तो जो बाकी बच जाए वो आपको वफाक को देना चाहिए भी। तो ऑनेस्टी तो यही कहती है ना। ये थोड़ी है कि अगर आपको गंदम के लिए पैसे मिले तो आप कहें नहीं हमने तो रोड बना ली है। भाई जो पैसे जिस मकसद के लिए मिले हैं, ये नहीं ऑनेस्टी कि आप उसी मकसद पे उसको खर्च करें। लेकिन हाँ जी, सुनिए अगर ये मुझे नहीं पता आप क्या बातें कर रहे हैं। अगर मुझे सिर्फ ये पता है कि सेंटर ने ये नहीं कहा था उनको कि इट इज नॉट ड्यू। सेंटर ने ये नहीं कहा था कि ये सुन लेना, ये पैसे आपके नहीं है। सेंटर ने सिर्फ, अब ये इशू समझ लें हिलाली साहब, इशू क्या सिर्फ हिलाली साहब एक छोटी सी बात समझ लें फिर आपसे तफसील। देखें बात क्या है, बात सिर्फ इतनी है कि IMF ये कहता है कि जो आपको पैसे वफाक सूबों को दे, वो एक मिसाल है 10 मंसूबे हैं, उसके लिए आपको 10 रुपए मिले हैं। वो कहते हैं अगर आपने 7 रुपए खर्च किए 7 मंसूबों पे, बाकी जो 3 रुपए बच जाते हैं वो सरप्लस हो गए हैं, किसी वजह से आप इस्तेमाल नहीं कर सके, तो वो आप वफाक को वापस करेंगे।
अब ये मामला है, सूबे ये कहते हैं, तैमूर जगरा साहब ये कहते हैं कि जी नहीं हम नहीं वो वापस करेंगे। तो वो इमरान खान साहब आज ये बात करें कि मुल्क में सैलाब है तो जाहिर है अगर हमारे पास वो पैसे हों भी तो हम उसमें जो लोगों की फिर अगेन वही बात है कि लोगों की मदद वो के लिए कह रहे हैं आपसे और पैसे हमें ड्यू हैं, जो पैसे आपने हमें नहीं दिया है, लिहाजा ये पैसे जो हैं हम ये नहीं वापस करेंगे जब तक आप उसको पूरा ना करें। अच्छा यार बात सुनो, ये एक झगड़ा है सेंटर और प्रोविंस का। बिल्कुल ऐसे। ये आईएमएफ के साथ झगड़ा नहीं है, बिल्कुल ऐसे। ये सेंटर और प्रोविंस का है। आप रिजॉल्व करें इसको, और अगर आप रिजॉल्व नहीं कर सकते और उतने पैसे नहीं है सूबे के पास, तो सूबा झूठ नहीं लिख के कहेगी कि हम सब सरप्लस हमारे पास जो है हम उनको देंगे। सूबा कहेगी हमारे पास है ही नहीं देने के लिए। सर झूठ तो मैं कहता हूं, सच बोलो। हाँ, ये तो मैं लिए झूठ खत्म करो। यहाँ पर जो एक इशू बन रहा है ना इमरान साहब, वो ये बन रहा है कि तासुर ये दिया जा रहा है गवर्नमेंट की जानिब से इस वक्त कि सूबे आईएमएफ से जो डील होने जा रही है उसमें रुकावट बन गए हैं, और उनके किसी ऐसे स्टेटमेंट की वजह से ये मुल्क दुश्मनी हो रही है कि मुल्क को पैसों की ज़रूरत है और ये इस तरह की कोई बात करके वो डील नहीं होने देंगे क्योंकि आईएमएफ कहेगी कि भाई ये शर्त पूरी नहीं हुई। तो ये जो बुनियादी तासुर है इसको ये कैसे जाहिर करना, ये बुनियादी। अब मसला आराम से समझ ले। हिलाली साहब जो बात कह रहे हैं मैं भी वही बात कह रहा हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा जो अपना मौक़िफ़ पेश कर रहा है, हो सकता है वो बिल्कुल ठीक बात कर रहे हो, वो ये इस तरह से वफाक पे प्रेशर डाल रहे हूँ कि अच्छा जी अगर आप हमें वो वाले पैसे नहीं देंगे तो हम आपको ये वाले सरप्लस वापस नहीं देंगे, आपने अगर हमसे ये वाले सरप्लस वापस लेनी है तो हमें दूसरी मद में वो पैसे दें। यही मसला है ना। लेकिन आप देखें कि टाइमिंग भी बड़ा काउंट करती है। इस वक्त आप टाइमिंग को भी देखें कि जब IMF का इजलास भी हो रहा है, आप अगर आपस में जो जैसे लाली साहब ने कहा कि मसला तो वफाक का और सूबे का है, आप आपस में बैठ के तय करें या एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबान हो जाए। वैसे हमने बड़े मसले तय कर लिए आपस में बैठ के। नहीं और यार दस्तों गिरेबान हो जाए, लेकिन आपने जरूर बाहर उधर IMF को ये तासुर देना है कि नहीं हम तो एक दूसरे के खिलाफ तोपे लेके खड़े। बात सिर्फ इतनी बात यही है। लेकिन 2 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, मगर आप नहीं ये इसको हल कर, बल्कि इसमें आप एक को कह रहे हैं कि आप झूठा खत दे दें। नहीं, लेकिन हिलाली साहब इसमें एक चीज और भी है, वो ये भी कि ये भी लोग कह रहे हैं कि भाई असल में गवर्नमेंट जो है वो खुद IMF से अच्छी तरह से निगोशिएट नहीं कर पा रही, और उसके बाद अब उन्हें बहाने चाहिए कि वो किसी तरह किसी चीज का मलबा जो है वो फिर ऑपोजिशन पर डाल दे, और चूंकि सूबों में इस वक्त केपी में PTI की हुकूमत है, तो वो इस चीज के लिए ये तो इमरान खान ने आज तकरीर में कहा है, इसने आज तकरीर में कहा है इमरान खान ने तकरीर में आज ये कहा है कि जब हम भी निगोशिएट कर रहे थे, जब कोविड आ गया, तो जब कोविड आ गया हम उनके पास गए और कहें कि तुम्हारी शर्तें जो हैं अब अनरीजनेबल हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। वो मान गए। तो कहता है इस वक्त फ्लड्स आ गए, इस वक्त तुम लोगों ने क्यों नहीं जाके उनको कहा कि ये शर्तें जो हैं इट्स टू ओनरस, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए कि हिस्टोरिक कैटास्ट्रोफिक फ्लड आ गया है। ये मिफ्ता जो है वो नहीं गया, वो नहीं किया, क्यों नहीं किया? एक दूसरे पे बर्डन डालने से बेहतर ये है कि तो वो को सॉर्ट आउट इमरान खान कहता है कि गोरों से डरता है। नहीं, माफ करिए, इमरान खान ने गलत कहा, मैं नहीं एग्री करता। कहता है नहीं ये गोरों से डरते हैं। मैं कहता हूं ये गोरों से नहीं डरते, इट्स ए क्वेश्चन इनएक्सपीरियंस। भाई मिफ्ता का क्या नॉलेज है एज फाइनेंस मिनिस्टर? फाइनेंस मिनिस्टर्स हमारे जो हुए हैं, वो क्या नाम है उसका, किधर से आप शुरू करना चाहते हैं? अमजद अली से भी आप शुरू करें, ही वाज द एम्बेसडर द UN टू स्टार्ट विद। शोएब करें, 10-12 साल अयूब के 5-7 साल अयूब हिलाली साहब इस वक्त और भी खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई वजीर खाना तैमूर खान झगड़ा हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं फिर आखिर मसला है क्या। आप दोनों ने आपस में तो कोशिश की गुत्थी सुलझाने की। झगड़ा साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। और जी वालेकुम अस्सलाम। और तैमूर खान झगड़ा साहब, बात हम IMF के कॉन्टेक्स्ट में कर रहे थे। गवर्नमेंट का ये मौक़िफ़ है कि आप लोग ताबुन नहीं कर रहे, बल्कि आप लोगों की स्टेटमेंट से जो है वो IMF की डील ख़तरे में पड़ जाएगी, आप मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। तो आप क्यों नहीं पैसे उनको सरप्लस वापस कर देते? यार शर्म की बात है। पहली चीज़ तो ये कि मिफ्ता इस्माइल ने खुद कल रात का है कि उन्होंने मान लिया कि ये खत IMF को गया नहीं है। दूसरी चीज़, वो इससे भी इनकार नहीं कर सकते
कि 24 घंटे के अंदर उनको MOU साइन करके दिया था। लेकिन तीसरी चीज, जिन चीजों पे सरप्लसेस बनते हैं, और बाय द वे सरप्लस रखना जो है वो शर्त नहीं है। अगर होता तो सिंध 33 अरब का डेफिसिट का बजट ना देता और बलोचिस्तान 72 अरब रुपए का डेफिसिट का बजट ना देता और पंजाब अपने टारगेट से 300 अरब रुपए का के खसारे का बजट ना देता जो उनके सरप्लस का टारगेट था। ये हकीकत है, ये जून के बजट में मैंने देखा है। उसके बावजूद हमने 24 घंटे के अंदर इनका MOU जो है वो साइन किया। जब मिफ्ता साहब से मीटिंग हुई, जो इन्होंने नहीं किया MOU से पहले, जब उनसे 1 महीना बात होती रही थी, वो ये थी कि जब वो फाटा के लिए एलोकेशन कर रहे थे तो ये भी गवारा नहीं समझा कि सूबाई गवर्नमेंट के साथ 1 मिनट बात करें। और जब MOU साइन करते वक्त उन्होंने ये कमिटमेंट दी कि वो फाटा का, NHP का हमारे मसले सॉल्व कर सकेंगे ताकि हम वो सरप्लस छोड़ सकें। तो 50 दिन में मुख्तलिफ बार उन्हें कांटेक्ट करने के बावजूद जवाब नहीं दिया। हाँ, जरूर जब ये खत उन्होंने पब्लिक किया या पब्लिक हुआ, उसके बाद जरूर मिफ्ता इस्माइल का फोन आया, टाइम भी मिला और ये भी कहा कि इशू सॉल्व कर देंगे। तो ये मुनाफिकत समझ में नहीं आती। तो अब आप मिले नहीं है उनसे, क्या मसला सॉर्ट आउट नहीं करना बैठ के? हम तो पहले भी हाजिर थे, आज रात कह दें तो आज रात आ जाएंगे, लेकिन सूबे के इंटरेस्ट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, क्योंकि मजबूत सूबों से ही मजबूत वफाक बनती है। अच्छा, फर्क देखें, जब कोविड आई तो इमरान खान ने पूरी IMF की डील रिस्ट्रक्चर कर दी, उसके अलावा डेट जो है वो रिस्केड्यूल कर दिया ताकि लोगों को रिलीफ पहुंचे। जो ये कर सकते थे वो ये था, क्योंकि IMF को ये फर्क नहीं पड़ेगा कि मैंने मिफ्ता इस्माइल को खत लिखा है। शोर अगर डाला IMF को, अगर ये कोई तासुर दिया कि कोई सूबा जो है वो कोलैबोरेट नहीं कर रहा, तो इन्होंने और इनके चमचा जर्नलिस्ट ने दिया। लेकिन ये एक हकीकत है कि इमरान खान ने जब मुश्किल हालात में जब एक कैलामिटी आई तो उन्होंने IMF की कंडीशनैलिटीज जो है वो रिलैक्स कराई। जफर इलाली साहब बैठे हैं, वो आपको ये बता देंगे कि सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ये करती हैं। इनको तो मेरा खत जो सैलाब पूरी दुनिया में नजर आ रहा है इस्तेमाल करना चाहिए था कि आगे ये बताएं कि ये देखें हमें चैलेंजेस हैं, सारे मुल्क को जो है ये काम करना चाहिए और IMF की डील में एक एडजस्टर क्लॉज डालना चाहिए था। अगर मुझे तो हैरत है, समझ नहीं आती कि खुद अपनी डील सैबोटाज जो है वो कर रहे हैं। नवाज शरीफ इनकी डील जरूर सैबोटाज कर रहा है, मीटिंग से वॉकआउट करके। मरियम नवाज ये ट्वीट करके कि मैं जो है वो इन पॉलिसीज से एग्री नहीं करती जो IMF ने सेट की है, सैबोटाज जरूर कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा तनकीद करेगा, अपने राइट्स के लिए खड़ा होगा, वो लेगा। अच्छा जगरा साहब, ये फरमाइएगा, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। चलिए ये तो वो IMF की डील के हवाले से बात होगी, लेकिन सूबे में जाहिर इस वक्त बड़ी गंभीर सिचुएशन है सैलाब की वजह से। आप लोगों ने कुछ अनाउंसमेंट अभी तक मेरी नज़र से नहीं गुजरी, अगर नहीं गुजरी तो आप बता दीजिए, क्या आपके पास फ्लड रिलीफ के लिए कितना बजट मुख्तस कर रहे हैं आप लोग, क्या क्या आपकी उसके लिए प्रायोरिटीज है? पहली चीज तो ये कि अनाउंसमेंट इसलिए नहीं कि हम फोकस कर रहे हैं रिलीफ एक्टिविटीज पे। दूसरी चीज ये कि PDMA को और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इमीडिएट फ्लड रिलीफ को देखती हैं उनको 2.5 अरब रुपए एक्स्ट्रा रिलीज कर दिए। तीसरी चीज, और इसका पिछले सवाल से भी ताल्लुक है, मेरा जो अकाउंट 1 का बैलेंस रहा है, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट कबायली अजला के पैसों के अलावा हमें NHP के पैसे भी नहीं रिलीज करता, एक बहाने पे दूसरे बहाने पे भूल जाते हैं, फलानी चीज नहीं हुई। मेरा अकाउंट 1 -20 बिलियन पे जा रहा है। चौथी चीज ये, इसके बावजूद जो भी पैसे लगाने होंगे वो पैसे उनका हम इंतजाम करेंगे, हम लगाएंगे, और उसी स्पिरिट में ये इश्यूज, एक सूबा जो वफाक का हिस्सा होता है वफाक के पास रेज करता है, लेकिन जो इनका बिहेवियर है और जो इनकी मुनाफिकत है वो एक्सपोज करनी चाहिए। IMF की डील हो जाएगी, लेकिन अफसोस के साथ यहाँ पे छोटा सूबा होते हुए जब PMLN की हुकूमत होती है तो चीखना चिल्लाना ही पड़ता है कि थोड़ा सा बंदे को सुना जाए, और उसके बाद भी गद्दारी के इक़दामात लगते हैं जब इनके अपने लोग जो है वो जाके भाग गए होते हैं जेल से लंदन बैठ के। शुक्रिया आपका तैमूर खान झगड़ा साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हो रहा है, सूबाई हुकूमत का मौक़िफ़ आपने सुना।
और देखते हैं कि जी आने वाले दिनों में ये मसला कैसे सॉर्ट आउट होता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर कुछ मजीद भी बात करेंगे। सियासत के ऐवानों में और भी बड़ी हलचल बात होगी। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो लंदन में हैं। वापसी की उनकी बात तो बहुत होती है, लेकिन अभी तक ना वो वापस आ सके हैं, ना ही उनके लिए कोई खातिर खा रिलीफ हमें नज़र आ रहा है। केसेस के सिलसिले में कुछ सामने आ सका हो। इसी तरह से मरीम नवाज़ के भी मामला उसी तरह पेंडिंग हैं। नवाज शरीफ साहब की यही खबर आ रही है कि वो फिर से इस बात पर अफसोस का इजहार कर रहे हैं कि हमें कौन इंसाफ फराहम करेगा। नवाज शरीफ साहब को कैसा इंसाफ चाहिए, थोड़ी इस पर भी बात हो जाए। इमरान साहब, नवाज शरीफ साहब किस किस्म का रिलीफ चाहते हैं और क्यों नहीं उन्हें इंसाफ मिल रहा? समीना, बात यह है कि नवाज शरीफ साहब के जो ये अल्फाज हैं ना कि मेरे हक में और कितनी गवाहियाँ दरकार हैं, तो असल में मुझे ऐसे लगता है कि बीइंग अ फॉरवर्ड ऑफ पॉलिटिक्स के उन्होंने ये देखा है कि शायद इमरान खान साहब जो हैं वो मज़लूमियत का जो कार्ड खेल रहे हैं और उसको जितनी पजीराई मिली है, तो वो भी अब ये चाहते हैं कि वो भी शायद इसी कार्ड का इस्तेमाल करें और मज़लूमियत अपनी ज़ाहिर करें। क्योंकि देखें, इस दफ़ा उनका टारगेट जो है ना वो इस्टेब्लिशमेंट नहीं है। इस दफ़ा वो इस्टेब्लिशमेंट से जो है ना अपना पंगा नहीं लेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे, बल्कि इस दफ़ा ये कहना चाह रहे हैं कि देखें छोटी छोटी बातों पे सो मोटो हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, वो हो जाते हैं। तो ये ख़ास तौर पे गवाहियों का भी जिक्र तो वो करना ये चाहते हैं। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि वो इस दफ़ा ये अपना बयानिया बनाएंगे कि जनाब अदालतों की तरफ से हमारे साथ मेरे साथ बड़ी ज़्यादती हुई है, ये हो गया है, वो हो गया और हमें भी इंसाफ चाहिए। और वो जो बार बार वो बात होती है ना कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड, तो शायद वो ये समझते हैं कि इस तरह उन्हें भी लेवल प्लेइंग फील्ड भी मिल जाए। हो सकता है कहीं से कोई इशारा भी हो, ये सारी चीज़ें हैं ना। तो वो अब असल उनका टारगेट यही है कि किस तरह से एक ऐसी स्पेस बने कि जिससे वो वापस वतन आ सके, अपने मुल्क में वापस आ सके। जब तय हुए होंगे तो क्या ये नवाज शरीफ साहब के मामलात में कोई चीज़ फिक्स नहीं हुई होगी? देखिए, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि अगर ऐसी कोई चीज़ होती या मियाँ नवाज शरीफ को कोई उन्होंने थोड़ी सी नरमी कर दी होती तो अब तक हो गई होती। देखिए, वज़ीर आज़म उनके अपने भाई हैं, मियाँ शहबाज शरीफ इस वक्त वज़ीर आज़म है। मैं समझता हूँ कि अभी तक ना शायद मियाँ नवाज शरीफ की वापसी के लिए कोई माफ़ी नहीं हुई। मियाँ नवाज शरीफ के लिए अभी सज़ा उस तरह से फ़िज़ा साजगार नहीं हुई। मुझे लगता है कि अब इस पे लगेगा, जो मैं बार बार आपसे कहता हूँ ना कि मियाँ नवाज शरीफ उस वक्त वापस आएंगे जिस वक्त या तो उन्हें ये महसूस हो कि फ़िज़ा साजगार हो गई है या फिर इलेक्शन अनाउंस हो जाए, ताकि फिर उन्हें उस वक्त जेल में भी जाने का फ़ायदा होगा कि मैं जेल में चला जाऊँ और फिर अपना बयानिया या फिर इमरान खान नायल होते हैं फिर वो आ जाए। लेकिन अच्छा, इस पे ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ऐसी कोई चीज़ तय किए बगैर ही मान कैसे गए कि जी ठीक है फिर शहबाज शरीफ साहब बने। ये बड़ी फिर कमज़ोर मेरा ख्याल है मुआहदा है जिसका भी है कि जिसमें इनके लिए अगर कोई चीज़ नहीं निकलवा सके। लेकिन हिलाली साहब, आपकी क्या टेक है इसके ऊपर? नवाज शरीफ साहब क्या चाहते हैं और उनका मामला अभी तक क्यों लटका हुआ, उसमें कोई पेशरफ्त क्यों नहीं है? नवाज शरीफ वही चाहता है जब पॉलिटिक्स से जब से वो आया है कि मैं चोरी करूं और मैं पकड़ा ना जाऊं, और अगर पकड़ा जाऊं तो मुझे माफ़ किया जाए। देखिए, मैं कुछ और चीज़ पे आना चाहता हूं जो आई थिंक इज़ मच मोर इंटरेस्टिंग और नेशनली ज़रूरी है। देखिए, हम सब चाहते हैं कि ऐसे मौके पे ड्यूरिंग द फ्लड्स, ड्यूरिंग दिस IMF थिंग, पॉलिटिकल पार्टीज में एक मिनिमल, एक इररिड्यूसिबल मिनिमल कोऑपरेशन हो। मगर गवर्नमेंट के तरफ से आप देख रहे क्या हो रहा है और कितना काउंटर प्रोडक्टिव है। आपको पता है कि टेररिस्ट चार्जेस लगाए गए हैं इमरान खान के खिलाफ, और फॉरेन गवर्नमेंट्स को कहा गया है कि ये आदमी जो है ये आपके मुल्क में आके पैसे रेज करता है और वो पैसे टेररिज्म के लिए इस्तेमाल करता है इधर। और मैंने सुना ये है, सब्जेक्ट टू कन्फर्मेशन, कि एर्दोगान ने कहा है कि ये बड़ा गलत चार्ज है, और वो मौलाना शाहीनी जो हमारे ही मौलाना एक साहब हैं, वो दूसरे जो हमारे मौलाना साहब हैं, उनको कह दिया है फजल रहमान को कि तुम जो जिस किस्म के तुम एलिगेशंस लगाते हो तुम्हारे लीडर के खिलाफ, दिस इज़ वेरी काउंटर प्रोडक्टिव, और आपके पास कोई है भी नहीं प्रूफ
कि ये टेररिज्म है एंड वो टेररिस्ट एक्टिविटी में इंडल्ज करता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, अब आप सोचिए एक मिनट के लिए कि किस डिग्री तक ये नफरत आ गई है। और मैं फिर आपसे पूछूंगा कि ऐसे माहौल में हम क्या बातें कर रहे हैं पाकिस्तान। लाले साहब, जो टेररिज्म के चार्जेस हैं वो ये तो नहीं है कि वो कोई खुदकुश हमलावर तैयार कर रहे हैं, वो तो ये जो डराया धमकाया गया है दलिया के जजेस के हवाले से, ये उनके ऊपर चार्ज लगाया है कि डराना धमकाना दलिया के जजेस का। आप टेररिस्ट के चार्जेस से डरती नहीं है? माय गॉड, मैं ये बता रही हूँ, उस पर वजह बताई गई है, वो ये मेरे इल्म में तो यही है कि ये वजह, ये तो नहीं है कि वो कोई खुदकुश हमलावर प्रोड्यूस कर रहे हैं बैठ के यहाँ पे। देखिए ये जो सुनी सुनाई, बस आप पॉलिटिक्स में आ जाए, मैं आपको वोट करूंगा, प्लीज आ जाए। व्हाट अ ब्रेव वुमन। श्योर सर, मैं वैसे सोच रही हूँ सीरियसली। अच्छा, ये जो सुनी सुनाई बातें होती है ना, ये देखें, इल्ज़ाम तराशी तो सबसे आसान है ना, और पाकिस्तान में तो ये खेल है बच्चों का, और ख़ास तौर पे ये सोशल मीडिया में तो कोई जिसके मुतालिक जो मर्जी कह दे। देखें, पहली बात तो ये कि ये इंतहाई गलत बात है कोई बंदा किसी भी सियासी लीडर पे कोई इल्ज़ाम लगाए, ख़ास तौर पे इमरान खान पे ये इल्ज़ाम लगाना कि ये दहशत गर्द है, ये कहाँ का इंसाफ है। चाहे वो जो आप जिक्र कर रही हैं कि वो मुकदमा उस पर आए में था, मैं समझता हूँ कि वो भी गलत है। नहीं, मैं भी यही समझती हूँ, लेकिन मैं तो वैसे बता रही हूँ, मेरे अंदाज़े में तो यही है। मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि मेरी ज़ाती राय में तो वो भी गलत है। आपकी सियासी मुखालफत 1000% हो, जो मर्जी हो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप इस हद तक नीचे चले जाएं, गिर जाएं कि आप एक दूसरे के खिलाफ इस तरह की बात सुन। उसी तरह मैं ये समझता हूँ कि हमें भी उसी तरह सुनी सुनाई बातों पे इस तरह से नहीं करना चाहिए। देखें, जब तक कोई चीज़ कन्फर्म ना हो। और इस बात पे आप जो बात कर रहे हैं, हाँ जी, अब मेरी बात सिर्फ सुन। हुकूमत की तरफ से ये कहना कि हम हुकूमत ने सबको लेटर लिख दिए हैं कि जनाब ये तो बड़ा दहशतगर्द है और ये जो फंड इकट्ठे करता है और उससे ये होता है, ये सोशल मीडिया की खबरें हैं, ये सिर्फ इनमें भी सदा नहीं है। हमारा अलमिया ये है कि सोशल मीडिया एक ऐसा शुतरे बेमहार बन गया है कि उन जिसके दिल में जो मर्जी आ जाए, कोई भी अनकन्फर्म चीजें जो है वो जो है ना लाइसेंस टू किल है, वो चाहे तो उसी वक्त को ट्वीट कर दे, उसी वक्त को वीडियो कर दे, कोई पूछने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। बिल्कुल ठीक। और इसमें जो ये बात है दहशतगर्दी के चार्जेस वाली, इमरान साहब, ये तो पिछले हमने वीक में देखा है इंटरनेशनली इस पे कितना रिएक्शन आया है, और ये मजीद आएगा। इमरान खान इस कौम का एक सरमाया है, एक लीडर है, एक कौमी जो है ना वो सतह के इंसान है, सियासत से पहले भी उनके फलाई हीरो थे वो। उनका एक वेलफेयर का जो सारा है फलाई काम देखें, क्रिकेट में उनकी खिदमत देखें, तो आप एकदम से एक को ऐसे कर दें, एकदम उसको दहशत। हिलाली साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी हिलाली साहब। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये चार्ज उनके खिलाफ हाँ जी लगाना, अब सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एक छोटा सा 2 सेंटेंस का नोट इश्यू करता है कि हाँ मुझे पता चला है कि इमरान खान के खिलाफ उसकी अपनी गवर्नमेंट ने टेररिस्ट चार्जेस लगाए हैं। देखिए ये आई एग्री विद व्हाट यू आर सेइंग इमरान, मगर मैं सिर्फ आपको कह रहा हूं कि ये जस्ट एक सेंटेंस सेक्रेटरी जनरल का कहना पाकिस्तान के बारे में कि उसका एक्स प्राइम मिनिस्टर जो आदमी आके बड़ा अच्छा इंप्रेशन दिया है पूरे दुनिया को और खास तौर यूएन में, उसको कहना कि तुम्हारी अपनी गवर्नमेंट तुम्हारे के खिलाफ टेररिस्ट सेडिशन चार्जेस लगा रहा है। आई मीन आई एम वेरी सॉरी। हिलाली नहीं देता। हिलाली साहब जेब क्या नहीं देता, मैं तो इससे भी अगली बात करता हूं कि देखिए ये हमने उन्हें मौका दिया तो उन्होंने ये किया ना। हाँ। हमारे लिए ये ही बड़ी अफसोस की बात है कि हमने किसी गैर को ये मौका ही क्यों दिया कि वो हमारे किसी सियासतदान के बारे में, कौमी हीरो के बारे में, साबिक वजीर आजम के बारे में ये फिक्रा के कि वो दहशतगर्द है। नहीं, उन्होंने इस पे कहा कि हमें इस पे तशवीश हम देख रहे हैं। मैं यही कह रहा हूँ, आपने उसे नहीं उन्होंने कंसिडर तो किया ना कि आप उनकी हुकूमत में लिखा, हमने वो पर्चा किया तो ये हुआ ना। ऐसे काम नहीं होने चाहिए। और सिर्फ वही नहीं, जनरली भी इंटरनेशनल मीडिया पे ये चीजें चली। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
जो सियासत के मामलात हैं वो तो चलते ही रहेंगे और उस पर हमारी ज़ाहिर नज़र भी रहेगी, लेकिन जो सैलाब ज़दा इलाके हैं वहाँ पर सूरत हाल इंतहाई ख़राब हो चुकी है और जो फ्लड के लिए रिलीफ का काम है जिस तरह से होना चाहिए, क्या हो रहा है, क्या मुश्किलात है, इसके हवाले से भी गुफ्तगू करना बड़ा ज़रूरी है। थोड़ा सा हिलाली साहब से पहले कमेंट लूँगी। हिलाली साहब, आपके ख्याल से गवर्नमेंट की डोनेशंस हों या लोगों की डोनेशंस हों, इस वक्त प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए और कैसे उन सब लोगों तक पहुंचना चाहिए, मैकेनिज्म कैसा होना चाहिए? थैंक यू टू आस्किंग दिस क्वेश्चन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं जल्दी से ये कह दूं कि ये 1970 में ऐसा ही सैलाब आया था ईस्ट पाकिस्तान में और रिएक्शन हमारे गवर्नमेंट का इतना बुरा था कि फॉरएवर द पॉलिटिक्स ऑफ ईस्ट पाकिस्तान बदल गया और उस वक्त से मुजीबुर रहमान और उसका अलग एजेंडा जो है वो आखिर में कामयाब हो गया, 1.5 साल में कामयाब हो गया। अगर वो तूफान नहीं आता, अगर हमारे इमदाद ईस्ट पाकिस्तानियों के जल्दी और इफेक्टिव होता तो आई एम श्योर इतना गुडविल बिल्ड अप होता कि उस किस्म का सेसेशनिस्ट एजेंडा कभी चलता नहीं। अब मैं आपको बता रहा हूं, मेरे सामने एक वीडियो है, फोन पे रखा हुआ है। समीना, मैं कहना नहीं चाहता आपको क्या उसमें है, मगर मैंने देखा हुआ है कि जीप्स रोके गए हैं और लोग एक पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ इस किस्म के स्लोगन्स रेज कर रहे हैं समीना, जो मैं समझता हूं कि अगर इलेक्शंस आए, कभी जब भी आए, वो सिंध की पॉलिटिक्स हैज चेंज फॉर एवर, इसलिए कि सब वो कहते हैं कि हमें मदद नहीं मिला और जब तुम हमें बचा नहीं सकते हो मौत से। मुझे कहा गया है कि हिलाली साहब कुछ पैसे दें, लोग कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, चावल दें, हम खाए नहीं है कुछ चीज, लोगों में हमें गुस्सा होता है जब आप बिल्कुल सही, जब वक्त पर आपकी इमदाद नहीं पहुंचती और ऐसे में हम देख रहे हैं इलाही तंजीमें वो ज्यादा बढ़ चढ़ कर काम कर रही हैं। इस वक्त हमारे साथ अल-खिदमत फाउंडेशन के सदर अब्दुल शकूर साहब मौजूद हैं, उनसे सूरत हाल भी जानते हैं और जानते हैं कि वो किस किस्म का रिलीफ वहाँ पे फ्राहम कर रहे हैं। अब्दुल शकूर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और आप सबको बहुत ज़्यादा हम खराज तहसीन पेश करते हैं जो खिदमात आप लोगों की जो तंजीम है वो पहुँचा रही है मुख्तलिफ सैलाबज़दा इलाकों में। और साथ ही साथ बताइएगा किस किस्म का ताउन आपको मज़ीद दरकार है और क्या मुश्किलात हैं जो सबसे पहले आप चाहते हैं कि सॉर्ट आउट हो। एक तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप और आपके साथ मीडिया अब मुतवज्जे हुआ है पूरी तरह सैलाब के इस पस मंजर में। सच्ची बात यह है कि पिछला जो अर्सा गुजरा इसमें हमें इस पर बड़ी मुश्किल पेश आ रही थी कि लोगों को समझाना बड़ा ये एक काम था कि हम वाकई मुश्किल में हैं पाकिस्तान में, लेकिन अब मीडिया ने तवज्जो की है, आप सारे लोग इस पे शरीक हैं, तो मैं इस पे आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। अच्छा, अब उसके बाद जो दूसरी सूरत है वो ये है कि इस वक्त जो तबाही की चीजें हैं उसको जितना भी कैलकुलेट किया जाए, तबाही उससे कई गुना ज्यादा है। और इस वक्त तंजीमें हो, रिफाही तंजीमें हो, फौज हो या हुकूमती इदारे जैसे भी हैं टूटे फूटे, वो इफेक्टेड एरियाज में 1/3 से भी कम एरिया में पहुंच सके हैं। एक्सेस बाकी जगहों पे अभी तक नहीं है और ये हमारे लिए जो बड़ी परेशानी की बात है वो ये है कि जो बस्तियां डूबी हैं, जब पानी नीचे उतरेगा तो आपको अंदाजा नहीं है कि उनकी दीवारों के नीचे से किस किस तरह के गले हुए जिस्म निकलेंगे, जिसको देख के आप वहाँ बर्दाश्त भी नहीं कर सकेंगे, अपने खुश आवाज खो देंगे। तो बहुत ही खराब सूरत हाल है। अल-खिदमत को जो दिक्कतें पेश आ रही हैं, हमारा वर्कर अल्हम्दुलिल्लाह सर पे भी सामान उठा के जहाँ पहुँच सकता है वो जाता है, बच्चों को, खवातीन को वहाँ से निकाल के लाने में भी काम कर रहा है, लेकिन जाहिर है इक्विपमेंट न होने के बराबर है। हमारे पास तो इस वक्त 5 कश्तियाँ हैं, 3 जनूबी पंजाब में हैं, 2 बलूचिस्तान में हैं, लेकिन मेरा ख्याल ये था कि शायद NDMA के पास या PDMA के पास इस तरह की कश्तियाँ होंगी कि वो एक्सेस करके उन लोगों तक पहुंचेंगे जहां तक खुराक पानी नहीं पहुंच रहा।
तो ये एक बड़ा खला है। हेलीकॉप्टर तो दूर की चीज है, मेरा ख्याल है ये ज्यादा आसान था कि हम 2-4 दर्जन जो है कश्तियां इनको ले आते। अच्छा, अब्दुल शकूर साहब, बहुत सारे लोग अब्दुल शकूर साहब, ये कश्ती है, इसकी कीमत क्या है, कितने की कश्ती है? देखिए, असल में कश्ती की कीमत से ज्यादा इसको प्रॉपरली इस वक्त मैनेज करने का काम है। मैंने परसों से कहा हुआ है, कराची में भी, लाहौर में भी। मेरा अपना ख्याल ये है कि 2-2.5 लाख के अंदर इसको मिल जाना चाहिए, जिसके अंदर मोटर लगी होती है। लेकिन मैं अभी मालूमात ले रहा हूँ, कल सुबह तक मुझे मिलेंगी, ताकि हम इसमें कुछ पेशरफ्त कर सकें। अब्दुल शकूर साहब, बहुत सारे लोग मदद करना चाहते हैं, फौरी तौर पर कौन सी अशिया हैं जो दरकार है सैलाब ज़दगान के लिए, जो आप चाहेंगे कि लोगों को आप बता सकें कि ये चीजें डोनेट? इस वक्त जो सबसे अहम शय है वो फूड है जिसको कुक नहीं करना पड़ता। मसलन खजूरें हैं, चने हैं, बिस्किट्स हैं और इस तरह की चीजें जिनको आप किसी के पास भेजें तो उससे चूल्हा जलाने की जरूरत नहीं, इसलिए कि चूल्हे की कोई जगह ही नहीं है, ना किसी के पास ईंधन है, ना कोई गैस है और ना सूखी जगह है जिसके ऊपर ये करें। तो आप खजूर खा के एक बोतल पानी पी के रात गुजार सकते हैं। तो इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है कि हमें इस तरह के राशन के पैक मिलें जिनको हम ले जाएं और वो रात को खराब भी नहीं होता, अगले दिन भी काम आ सकता है, उससे अगले दिन भी काम आ सकता है। तो फूड सबसे पहला है। उसके साथ जो मुझे दूसरी एक बात कर लेंगे, उसके साथ जो बहुत अहम है वो ये है कि अब पानी जहां तक पहुंच गया है कई दिनों से, तो अब तेज रफ्तारी से धूप निकलेगी, पानी गर्म होगा, बीमारियां फैलेंगी, मच्छर आएगा और ये अगला मरहला जो है ये डायरिया और पता नहीं क्या क्या चीजें बच्चों खवातीन में। तो मेडिसिन का एक तवातुर के साथ पहुंचना और डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी, और हमने ये तय किया 150 मुकामात पे, कुछ 6-7 पे आगाज हो चुका है। हम मेडिकल कैंप लगा रहे हैं, डॉक्टर्स पाकिस्तान भर से हम बुला रहे हैं, पीमा के साथ हमारी एसोसिएशन है और अल्हम्दुलिल्लाह हम चाहते हैं कि हर अफेक्टेड एरिया जो है उसके अंदर हम करीब 3 जगह पे मेडिकल कैंप लगाएं ताकि हम जो लोग जिंदगी को बचा सके हैं अब उनको बीमारियों से बचा के आगे लेके जा सकें। समीना, मैं समझता हूँ कि जो ये जो सैलाब है ना, ये आप देखें दरियाई सैलाब उस तरह से नहीं है ये। हाँ जी, ये जो माहौलियाती तब्दीलियाँ है ना, उससे अगर आप पूरी दुनिया में देखें तो कहीं इस तरह का सैलाब है और कहीं कहत है। आपको हैरत होगी कि यूरोप में जो आज एक रिपोर्ट आई है 500 साल में बदतरीन खुश्कसाली हुई है। वो कह रहे हैं कि वहाँ पे ये हाल है कि शायद बहुत सारी खुश्कसाली की वजह से खुराक की किल्लत हो जाए। अफ्रीका की सूरत हाल सबसे पहले ही आपके सामने। चीन में कई सूबे ऐसे हैं जहाँ पे उन्होंने मसनूई बारिश की है और कई सूबों में 15-15 घंटे तक वो काम करवा रहे हैं वर्कर से कुएँ खुदवाने के लिए कि वहाँ पे पानी। मामला ये है कि हुकूमत को चाहिए कि अब्दुल शकूर साहब जैसे जो इदारे हैं, ये अल खिदमत फाउंडेशन या दूसरे फलाई इदारे, उनके साथ मिलकर ठोस बुनियादों पे इस पे काम करें ताकि ये जो मामला है इसको मुकम्मल इस तरह से हल किया जाए कि आने वाले दिनों में, अब ये जो हुआ इस पे तो इंशाल्लाह कौम सारी यकजान होकर करेगी, लेकिन आइंदा भी के लिए भी तो कोई लाहमल बनाया जाए कि इससे बचना कैसे है, नहीं तो ये तो फिर इसी तरह से रहेगा। बिल्कुल, ये तो पहले अब जरा इमरान साहब वही बात है कि रिलीफ और रेस्क्यू का काम खत्म होगा, फिर बहाली, और फिर उसके बाद ये तय होगा कि आइंदा के लिए कैसे बचे जाएं, जो कि मुझे लगता है कि हमेशा की तरह पसे पुष्ट डाल दिया जाता है। लेकिन अब्दुल शकूर साहब, आपकी तरफ वापस आते हुए, एक तो आपने एक्सेसिबिलिटी की बात की है कि कश्तियाँ नहीं, बहुत ऐसा इलाका है जहाँ पर लोगों तक एक्सेस करना मुश्किल हो रहा है। इसके अलावा आपको हुकूमत से या जो दीगर इदारे हैं उनसे किस किस्म का ताउन इस वक्त दरकार है? तो एक तो मैं बारहा गुजारिश कर चुका हूँ जिली लेवल पे या सूबाई लेवल पे, ये जो PDMA हैं इनको रिफाही तंजीमों को साथ बिठा के सूरत हाल से भी आगाह करना चाहिए, कोऑर्डिनेशन भी करनी चाहिए। हम 8 तंजीमें बस औकात एक जगह पे पहुंचे तो पता चलता है 8 यहाँ खुराक तकसीम कर रहे हैं और 6 बाकी जगह उसमें मिसिंग है। इसी तरह फिर उन्हें हिदायत देनी चाहिए कि इन जगहों पे पहुंचने के लिए एक्सेस में आपकी मदद कर सकते हैं। हम उनसे पैसे नहीं मांगते, कोई चीज नहीं मांगते, कोऑर्डिनेशन चाहते हैं और रहनुमाई चाहते हैं कि वो प्रॉपरली गाइड कर सकें कि कहाँ की सूरत हाल क्या है, ताकि हम उसमें
जिस तेजी से हमें पहुंचना चाहिए और जिस प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम करना चाहिए वो हो जाए। और ये बड़ा जरूरी भी है, वरना एक जगह पे ज्यादा लोग आ रहे हैं और किसी जगह पे लोग पहुंच नहीं पा रहे। वक्त आखिरी सिर्फ क्या ऑन ग्राउंड ने पता भी है असल सूरत हाल का कि कहाँ पे किस चीज की जरूरत है? यानी किसके हवाले से बात कर रहे हैं? डिस्ट्रिक्ट जो डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी है। बस ये मेरा गिला तो है, लेकिन मैं चूंकि सियासी अमल में यानी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता। अदरवाइज मैं आपसे अर्ज करूँ, इस वक्त 4 जो हमारे सूबाई गवर्नमेंटें हैं और वो एक ही नहीं है। सिंध में पीपल्स पार्टी है, पंजाब में PTI है, KP में ये है, सबके वज़राए आला के पास हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। आपने इनको हेलीकॉप्टर्स को उड़ते देखा है किसी जगह? पंजाब में देखा है, सिंध में देखा है, KP में देखा है। KP में लोग चट्टान पे 3 घंटे तक आवाजें देते रहे और सामने मजमा खड़ा था कोई 50-60 लोगों का जो दुआई दे रहा था। कोई नहीं। तो बहुत सारी चीजें हैं जिस पर अभी काम करने की जरूरत है, कोऑर्डिनेशन भी बड़ी जरूरी है। अब्दुल शकूर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो, लेकिन नाज़रीन कल इस हवाले से GNN पर खुसूसी ट्रांसमिशन का सिलसिला भी होगा और कोशिश करेंगे कि सैलाब ज़दगान की मदद के लिए हाथ बढ़ा सकें। आप भी इसमें शामिल होइएगा। आज के प्रोग्राम से इतना, इंशाल्लाह फिर आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।